यह एक ज्वलंत मुद्दा आज के समय में चल रहा है और हम सभी इससे अवगत हैं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत सारा सिनेरियो चेंज हुआ है। पहले श्रमिकों का प्रोटेस्ट, उसके बाद में 21% की अप्रत्याशित वृद्धि जो कि लगभग उद्योगों को जाकर 26% पड़ रही है। मिडिल ईस्ट की युद्ध की मार, एलपीजी गैस की अनअवेलेबिलिटी, इन सभी के बीच सरकार ने 21% वृद्धि का जो डिसीजन लिया वो एक तरफा डिसीजन, जिससे उद्योगों के ऊपर जबरदस्त मार पड़ी है और उद्योग इस स्थिति में है नहीं कि उसको एब्जॉर्ब अपने यहाँ पर कर सके। सरकार ने ना उद्योगों से कोई इसका संज्ञान लिया, ना कोई बात की और एक तरफा इसको किया। गौतम बुद्ध नगर की सभी औद्योगिक संगठन इससे ग्रस्त हैं और उद्यमियों का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हमारे बीच सारी संस्थाएं यहाँ पर, लघु उद्योग भारती, IIA, इकोटेक 12, IE हमारी संस्था और बाकी संस्थाओं के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज का जो विषय है वो सारा इसी को लेकर है कि सरकार ने जो एक तरफा आदेश पारित किया है सिर्फ एक पक्ष के लिए, क्योंकि कायदे में वो उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने ये सारा प्रोटेस्ट वहाँ पर जो आगजनी और ये उपद्रव किया है। किसी भी हालत में वो श्रमिक नहीं हो सकते हैं। श्रमिकों की आड़ में दूसरे आपराधिक तत्वों ने काम किया है और सरकार उसके दबाव में आकर अप्रत्याशित वृद्धि वेतन वृद्धि में की है। उसका उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और आज उद्योगों में उद्यमियों के अंदर बहुत ज़्यादा डर है। उनको थ्रेट आ रही है जो हमारे वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, उनकी तरफ से, और एक अपनापन श्रमिक का और जो उद्यमियों का रहा है वो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। उसके बीच में सरकार यहाँ पर प्रशासन बीच में आ गया है। सर थ्रेट कैसी कि जो श्रमिक 18,000 20,000 पर भी काम कर रहे हैं पहले ही उद्योगों के अंदर, वो भी जो मालिक है उसको मैसेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर और उनको बोल रहे हैं कि सरकार ने पैसे बढ़ाए और हमारे पैसे भी आप बढ़ाएंगे। दूसरी बात, जिनके अगर जो उद्यमी जो नए वेतन मान है उसके हिसाब से भी अगर सैलरी दे रहे हैं तो उसके बाद में उनको 20,000 रुपये का नोटिस भेज रहे हैं कि 20,000 रुपये सरकार ने मिनिमम वेजेस किए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इसकी जानकारी चल रही है जिलाधिकारी महोदया के फोटो के साथ। मैं आपको उसको दिखाना भी चाहूँगा एक बार मीडिया बंधुओं को। जो उद्यमी है वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनके जो श्रमिक हैं वो सभी 20,000 रुपये की डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये मैसेज वर्कर्स अपने उद्यमियों को भेज रहे हैं कि जी DM मैडम ने बोला 20,000 रुपये मिलेंगे, आप हमें 20,000 रुपये के हिसाब से वेतनमान दीजिए। मतलब वो 13,600 ना हो गया, 20,000 हो गया। अब 20,000 रुपये में कंट्रोल नंबर, DM मैडम का नंबर, कंट्रोल रूम के नंबर साथ में दिए जा रहे हैं कि आप हमें फ़ोन करिए। श्रमिक हमें कह दे रहे हैं कि हमें फ़ोन करेंगे, हम बुलाएंगे। और सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है कि आज के टाइम में फ़ोन करके बुला लें तो उसके बाद उद्यमियों के पास छोटे छोटे उद्यम यहाँ पर चला रहे हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो सारा कुछ अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट रख सकें। वो अपने CA पार्ट टाइम पे रखते हैं, कम पैसे देकर CA से काम कराते हैं, एक CA 10-10 20-20 उद्योगों का काम करते हैं। उसके बाद वहाँ पर जब अधिकारी आते हैं तो उनके सारे पुराने रजिस्टर मांगते हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। तो इन सबसे वो डरे हुए हैं, उद्यमियों में बहुत ज़्यादा डर है इसको। फिलहाल अब आप लोगों को क्या मांग है, क्या आप अपना परिचय? मैं नरेश कुमार गुप्ता, लघु उद्योग भारती जिला अध्यक्ष। देखिए, इसमें ये हमारी अभी जो पीछे गत शनिवार है हमारी और भी कई एसोसिएशन के साथ DM के साथ DM ऑफिस में सेक्टर 27 में मीटिंग हुई। उसके अंदर सारा संज्ञान में था प्रशासन के कि क्या संभावना हो सकती है। सभी के जैसा DM मैडम ने हमें निर्देश दिया था कि कुछ उसमें शर्तें रखी थी, उसमें 8 शर्तें थी और उसके अंदर एक शर्त पे हमारा विरोध भी था। फिर भी DM मैडम की रिक्वेस्ट पे हम सभी इंडस्ट्रीज वालों ने अपने आगे बोर्ड लगा दिया कि भी ये हमारी हम सरकार ये हम जो वेजेस दे रहे हैं ये वेजेस हम दे रहे हैं। हम सभी ने वहाँ लगा दिया। सोमवार को अचानक इतना भड़का इसमें इतना हुआ सभी के सामने है और सभी को ये मालूम है कौन कौन लोग थे। हमने एक शनिवार को भी रिक्वेस्ट करी थी कि धारा 144 लगा दी जाए। प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी ये थी कि प्रशासन के पास पुलिस की उपलब्धता नहीं थी फॉर एनी रीजन कि उन्होंने एंटिसिपेट नहीं करा या जो भी कारण।
सोमवार को लखनऊ से एक उच्च स्तरीय समिति यहाँ पे आई, 5 लोगों की समिति थी। उसमें दीपक कुमार जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर थे, कानपुर से कमिश्नर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, आलोकनाथ जी थे, सब उसमें थे। हमारी एसोसिएशन लघु उद्योग भारती को शाम को बुलाया गया 7:30 बजे। हम वहाँ पे गए, 1-1.5 घंटे बहुत अच्छे माहौल में हमारी मीटिंग हुई। उसमें हमने सारा वृत्तांत बताया कि आज कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ घटनाएं घटित हुई है, पूरे सेक्टर 80 में, 82 में, 83 में, 58 में। हमने वीडियो भी सारी दिखाई और उनको सारा ग्रीवेंस को हमने ध्यान कराया। और अंत में उन्होंने पूछा हमारे से कि आपका सुझाव क्या है, क्या अगर हम कुछ सैलरी अगर उनकी बढ़ा दें। आप शब्दों पर ध्यान देना कि उन्होंने कहा था कि कुछ सैलरी अगर बढ़ा दें तो आपका क्या राय है। हमने उनसे तुरंत कहा कि देखिए, आज जो उपद्रव हो रहा है, अगर इस उपद्रव में हमारे से आप हमारे से सैलरी बढ़वा देंगे, नई वेजेस डिक्लेयर कर देंगे, तो संकेत ये जाएगा कि भी आपने हमें उपद्रव करा, हमने आगजनी करी, हमने तोड़फोड़ करी, मारकाट करी, तो हमें ये अवार्ड मिल गया, हमें ये सैलरी हाइक हो गई। हमने बहुत सख्ती से, कल भी डीएम मैडम के ऑफिस में, मैं वीडियो भी आपको जारी कर दूंगा, मैं खड़े होके वहाँ पे दीपक कुमार जी भी थे, डीएम थे, डीएलसी थे, सभी उपलब्ध थे उसमें। वहाँ पे भी मैंने रिपीट करा है कि आपने एक बार भी ये संकेत हमें नहीं दिया कि भी हम इसकी नए वेजेस डिक्लेयर करने जा रहे हैं, जबकि आप पहले से तय करके आए थे। हमारी जितने भी एसोसिएशन हैं, संजीव जी, आईआईए, जितनी भी हमारी एसोसिएशन हैं, इवन इकोटेक 12 की जिसका मैं पहले प्रेसिडेंट था, आजकल हमारे साहिल थे, सब ने एक मत से इसका विरोध करा था। और हमारे से अगर 1% भी हिंट देते कि हम तय करके आए हैं, हम ये सैलरी हाइक करने जा रहे हैं, तो हम उनको एक सुझाव देते। अगर बढ़ाना है, हम सब श्रमिक हमारे भाई हैं, हम उनके बिना काम नहीं कर सकते, वो हमारे बिना नहीं काम नहीं कर सकते। हम बहुत अच्छे से माहौल में आज भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक संकेत ये नहीं जाना चाहिए कि मैंने आज गन पॉइंट पे रखा, आपको रखा और अपनी बात मनवा ली। आज क्या हो रहा है, आज भी 3 जगह उपद्रव हुए, गन पॉइंट पे सारे काम हो रहे हैं। तो हमने उनसे कहा था अगर आप एक बार भी हमें जिक्र करते कि ये हम हाइक करने जा रहे हैं, हम उसके दूसरे रास्ते उनको सुझा देते कि भी इसको हाउस रेंट में दे दो, या तीन फेजेस में इसको बढ़ा दें, 1-1 हजार करके बढ़ा दें। एसोसिएशन से बिना सलाह करे हमारे से सुबह उन्होंने पूछा कि कब तक हमें सलाह करके बता दोगे। मैंने तुरंत उस समय पे कहा, ये रात की 8, साढ़े 8, 9 बजे की मीटिंग है हमारी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की। मैंने उनसे कहा कि आप हमें कल सुबह 10 बजे तक का टाइम दे दीजिए, अभी 9 बजे हैं, हम एक मीटिंग करेंगे, हमारे 1100-1200 मेंबर्स हैं, उनके मध्य में मीटिंग करेंगे। हमने मीटिंग करी और मीटिंग करने से पहले ही मेरे पास मैसेज आ गया सुबह 6 बजे कि ये तो अखबार में रिलीज हो गया। मेरे से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ताजुब कर रहे थे कि तुम मीटिंग क्या करोगे, वो तो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। प्रदेश अध्यक्ष हमारे रविंदर जी, उत्तर प्रदेश लखनऊ से टेलीफोन आ रहा है कि ये गुप्ता जी आपसे जो वादा करा था वो तो कुछ नहीं, वो तो पहले रिलीज हो गया। मैंने कहा ये हमारे साथ बीच में छुड़ा खोपा गया है, हमारे से कहा गया कि सुझाव दो, और रात से पहले ही 11-12 बजे उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी। हमारा सबसे कड़ा विरोध है ये, मैं कह रहा हूँ हमारी कोई भी एसोसिएशन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि धोखा हुआ है। इतना बैक स्टैबिंग करी है प्रशासन ने, पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, और हम अब जो बढ़ गए हमारे में, हम ये नहीं कह रहे कि भी अब इसको रिवर्ट बैक करो, रिवर्ट बैक करने का कोई इसका इलाज नहीं है हमारे पास। लेकिन हमने उनसे ये कहा है कि भी अब हमारे पास जो जितने लोगों का नुकसान हुआ है, हमने लिस्ट भी दे दी है, और भी एसोसिएशन ने दे दी है, और भी जो नहीं आई है वो भी दे देंगे। उसके नुकसान की भरपाई सबसे पहले हमारी डिमांड की। लघु उद्योग भारती भरपूर डिमांड करती है, बरजोर करेगी, और नहीं करेंगे हम धरना भी देंगे, हम स्ट्राइक भी करेंगे। इसका नुकसान की भरपाई हो, पहली चीज। यहाँ पे हमारी इतने करोड़ों रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आ रही है। एक तरफ तो हमारे योगी जी इसको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को तैयार बैठे हैं, उधर से हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज का यहाँ पे आके इतनी औद्योगिक नगरी में, जो आर्थिक राजधानी हम कहते हैं, उसमें अगर इस तरह से मार्केट होगी, इस तरह से गन पॉइंट पे हमारे से काम करवाएंगे, तो ये औद्योगिक नगरी नहीं चल पाएगी, किसी कीमत पर नहीं चल पाएगी। सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से आता है। हमारी सुरक्षा का प्रदान की जाए। तीसरा हमारा डिमांड है कि ये जो भी हाइक करा है आपने, रिवर्ट बैक मत कीजिए, हम बिल्कुल नहीं कह रहे इस बात के लिए। जो चीज आपने दे दी उसको रिवर्ट बैक करना, और हम उकसाएंगे उनको। आप हमें किस तरह से भरपाई दे सकते हैं इसकी, जैसे अभी इनकी एक योजना है पीएफ के अंदर, नए एम्प्लॉय हम रखते हैं,
उसमें 3,000 रुपये में देते हैं, नए एम्प्लॉय रखते हैं। तो हमारा लघु उद्योग पार्टी का कहना ये है कि आप इसको पुराने एम्प्लॉइज पे भले ही 100% ना करो, 50% कर दो, 3,000 का 5,000 कर दो, हमें रिलीफ मिल जाएगा। या फिर जो इन्होंने हाइक करा है, कहने को 21% है, आप हिसाब लगाइए। हमारे पास हमने मेमोरेंडम भी दिया है, 21% का मतलब किसी की 3,000 तनख्वाह बढ़ती है। अगर किसी के यहाँ पे इंडस्ट्रीज में औसतन मान लें 200-250 एम्प्लॉइज हैं, उस एम्प्लॉइज का आप 3,000 का जो शेयर है, इंक्लूडिंग पीएफ, इंक्लूडिंग ईएसआई, जो एम्प्लॉयर शेयर देता है, मैं एम्प्लॉय के शेयर की बात नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग डबल ओवरटाइम, इंक्लूडिंग आप 302 दिन वर्किंग डे बनते हैं, उसमें 15 दिन की ईएल हम देते हैं, 7 दिन की हम सीएल देते हैं। उन छुट्टियों का पर डे का हिसाब लगा लें और ओवर टाइम लगा लें, ग्रेजुटी बोनस लगा लें, तो ये सीधा 6,000 का इफेक्ट डालता है। क्या एसी कमरे के अंदर बैठ के प्रशासन ने ये तय कर लिया 3,000 बढ़ा रहे हैं? उन्होंने ये एस्टिमेट क्यों नहीं कर पाए वो इस बात के लिए कि ये 3,000 का इफेक्ट 6,000 का बनेगा? आज किसी के यहाँ एम्प्लॉइज 300 एम्प्लॉइज हैं, 6 से 18 लाख का महीने का नुकसान उनको हो रहा है। ये कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं इंडस्ट्री? किसी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारा ये पुरजोर विरोध है। इसको प्रशासन कैसे एडजस्ट करेगा ये हमें चाहिए, वरना हम काम नहीं कर पाएंगे। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत हमारे से आजमा लिया गया है। हम जितने शरीफी हैं, शरीफ हमारे समझ के हमारे पर गन पॉइंट रख के काम कराया। ये कमेटी का जब गठन हुआ था, आप लोगों से वार्ता हुई थी, देर रात तक चली थी, तो उसमें कहा गया था कि सबकी सहमति से ही ये निर्णय लिया गया। बिल्कुल कहा गया था, पूछा भी था, समय भी दिया गया हमें। हमने कहा राइटिंग में आपको 12 बजे तक राइटिंग में दे देंगे। ये भी रिकॉर्ड पे, अगर रिकॉर्डिंग है तो उनके पे मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये उसके बावजूद भी उन्होंने सुबह से होने से पहले रात को विज्ञप्ति जारी कर दी। तुम तय कर गया तो फिर बनाने का औचित्य क्या था हमें? मीटिंग 9 बजे के बाद हुई, प्रेस में 5 बजे के बाद चला गया। ये बैक स्टेपिंग है हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर। ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, इस प्रोटेस्ट में कितनी कंपनियों को नुकसान जो हमने जो हमारे पास है, वैसे तो सब एसोसिएशन के पास है, जो हमारे पास है हमने लिखित में उनको दे दिया। अभी 4-5 इंडस्ट्रीज की और डिटेल आ रही है। अभी मेरे पास आज सुबह भी टेलीफोन आया है, एक सेक्टर 63 में है जिसकी डिटेल हम देना, हमारे आज सुबह ही आ रही है डिटेल, और भी 2-3 की आ रही है, वो भी हमने डिटेल दे दी है, कुछ और दे देंगे। ये इंडस्ट्रीज का कम से कम भी 70-80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कितने इंडस्ट्री जो हमने डिटेल दिया वो 13-14 इंडस्ट्रीज है। कुल मिला के देखा जाए तो जिले के अंदर कम से कम 100 इंडस्ट्री से ऊपर है जिनमें तोड़फोड़ हुई है। और अगर आप देखें तो सरकार ने भी 21% बढ़ाया है। आप समझिए पिछले 80 लाख का नुकसान है उसमें। हाँ, एक ही कंपनी में एक कंपनी का नाम क्या है? ये नुकसान टोटल कितना आ जाएगा? ये नुकसान टोटल है जो ट्रस्ट का नुकसान हुआ है, करोड़ों में जाएगा। नुकसान जो डिले हो रहा है करोड़ों में जाएगा। बिजनेस नहीं हुआ, जो 70-80 लाख रुपए का आप एक इंडस्ट्री उस कंपनी का नाम बता सकते है हैं? हमारे पास, हम आपको भेज देंगे, पत्रकार बंधुओं को हम भेज देंगे। ये बात आपने हाई पावर कमेटी के सामने ये भी प्रस्ताव लिखित रखा में- होगा, उसमें क्या सजेशन क्या प्रस्ताव दिया? ये जो हमने आपके सामने रखे हैं वो सारे सुझाव उनको दिए और हैं। अगर ओवरऑल की बात करें तो हैं? सभी कंपनियों की बात करें तो लगभग कितना नुकसान होगा जो आपको मतलब करोड़ों में है, करोड़ों में है। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ट्रिपल मोटर का आप सबने देखा है, कितनी गाड़ियां चली हैं, पूरा अंदर खत्म कर दिए। ये सब आप कितने का नुकसान आप ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। एक और मैं आपको ध्यान कराऊं, एक फ्यूचर इंडस्ट्री है, पता नहीं कौन सी है वो, उसका जो भी है उसके अंदर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रखी हुई, उसको डैमेज कर दिया उन्होंने। आप मान लीजिए उनके अगर 10 कंटेनर जा रहे हैं, 10 कंटेनर में से उनके 150 डैमेज कर दिया, वो कंसाइनमेंट नहीं ले सकते। सारा माल उनका रख गया, सारी कंसाइनमेंट हो गई, ऑर्डर भी कैंसिल होने की संभावना बनेगी। अब कैसे सब उसका कैसे एस्टिमेट करोगे? सबसे बड़ी बात जिनकी ये है, मतलब 10-20 लाख की कंसाइनमेंट ऑर्डर कैंसिल हो गया। इसके बाद दोबारा नहीं होगा। मतलब ये जो आदत लगी है कि हमें प्रोटेस्ट करके और आग लगा के हम सैलरी बढ़वा सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल बाद ही दोबारा नहीं होगा, इसकी गारंटी। आप देखिए पिछले 3 साल का डाटा उठाइए महंगाई दर का। महंगाई हमारी पिछले 2 साल के अंदर 6% से नीचे थी और इस साल 3% से नीचे है। तो 21% जो कैलकुलेशन आई है वो कहाँ से आई है? ना सरकार ने उद्योगों से डिस्कस किया है, ना कहीं से किया है। और जो महंगाई दर है उसके हिसाब से साल दर साल वो रिवाइज करके पे स्केल डालते हैं हमेशा। तो ये मतलब जो कैलकुलेशन किया वो एक तरफा से, क्योंकि उन्होंने उसको उपद्रव को शांत नहीं किया, उसको इस तरह से शांत करने का सोचा उन्होंने, और यहाँ से इंडस्ट्री के ऊपर बोझ पड़ गया है।
अभी आज के समय में अगर हमने ये पैसा बढ़ाने का 21% का बढ़ा के कॉस्टिंग कस्टमर को देते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के जिले के अंदर में पूरी सप्लाई चेन सिस्टम है, जो बड़े बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, लावा, सैमसंग, माइक्रोमैक्स या अपना ओप्पो, वीवो, ये सब बैठे हुए हैं। आप समझिए इनके सप्लायर, उनके सप्लायर, उनके सप्लायर, तो जो उनका अपनी सैलरी का बर्डन आएगा वो, और साथ में जो कंपोनेंट्स वो खरीदते हैं उन सब पर 21% का बर्डन। उसके बाद में उनको ओवरऑल मिलाकर कितना डिफरेंस आने वाला है ये आप कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद क्या वो गौतम बुद्ध नगर जिले से सामान खरीदने की कोशिश करेंगे? या तो वो बोलेंगे हमें कि आप रेट बढ़ा के अपना आप खुद एब्जॉर्व करिए। अगर हम एब्जॉर्व करते हैं तो हम मरेंगे, और अगर कस्टमर हमारा बढ़ाता है तो कस्टमर को इम्पैक्ट आएगा। तो वो क्या काम करेगा, यहाँ से उत्तराखंड चला जाएगा, यहाँ से राजस्थान चला जाएगा, हिमाचल चला जाएगा, वहां से अपनी सप्लाई चेन डेवलप कर लेगा और उसको माल को लेकर यहाँ पे आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बहुत कम लगनी है। तो क्या ये 6 महीने साल भर के बाद में ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे इंडस्ट्री के पास काम ही ना बचे? तो ये जो दूरगामी परिणाम है, इनके ऊपर सरकार ने विचार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उद्यमियों के साथ बैठक नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपना सोचा और फिर जो श्रमिक थे उनके साथ बैठक करके एक तरफा निर्णय उन्होंने लिया है। तो उद्यमियों को साथ अगर वो बैठे तो हम इन चीजों को भी उनको बताते हैं जिनसे उनका वास्ता नहीं पड़ता है, हमारा वास्ता पड़ता है। देखिए सरबजीत जी हमारे आईए के हैं, ये भी आपको ये बताइए अपनी इंडस्ट्री के बाद या ये घटना हो गई और वेतन मतलब कितना फर्क उस पर आएगा और स्लो डाउन कहाँ तक जा सकता है और कितने मंथ में? तो जैसे संजीव जी बता रहे हैं, बिजनेस अपने आप ही जब हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी तो बिजनेस आउटर साइड जाएगा, तो धीरे धीरे इफेक्ट तो आएगी। साल भर के अंदर पता चलेगा कि कितनी इंडस्ट्री यहाँ सर्वाइव कर पा रही है और कितनी नहीं कर पा रही है। जैसे इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। मोटा मोटा ओनर एवरेज लगभग 15% के करीब प्रॉफिट होता है। अब उस प्रॉफिट के अंदर जो मेजर पार्ट होता है या तो रॉ मटेरियल होता है या लेबर होती है। अब आप ये देखिए एनपी अगर आप देखेंगे किसी भी बैलेंस शीट का 5 से 8% के बीच में, तो 5 से 8 मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि इसमें जो 30% से ज्यादा यानी 21% जो इफेक्टिव बनेगा वो बनेगा 32-33% बनेगा। अगर लेबर पर पार्ट जोड़ दोगे तो ये प्रॉफिट आपका 4 या 5% नीचे आ जाएगा। कारण क्या है, इसमें डॉलर जो पहले 82-83 रुपए था, आज वार के कारण से 95-96 रुपए है। जो टैरिफ वार भी चली है और अभी भी जो स्लो डाउन हो गया, जो सी फ्रेट बढ़ गया, उनके कारण से जो रॉ मटेरियल पे देरी आई है प्लास्टिक का, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, कम से कम भी 70% प्राइस हाइक है। यानी जो 15 प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। नेट प्रॉफिट में से भी 2-3% का बचा है और वो ये सैलरी खा जाएगी हमारा। तो क्या करेंगे, इंडस्ट्री बराबर पे छूटेगी, बराबर नीचे नेगेटिव में चली जाएगी। ऑप्शन कोई है नहीं। मैंने आपको बताया कि 3,300 लेबर एवरेज मान लीजिए आप, 6,000 की हाइक है, 6 से 18 लाख रुपए का प्रॉफिट, तो ये क्या? आप इसको इस तरह से कैलकुलेशन समझिए। हाँ, बताइए। जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज की है वो तो एक तरफ है, जो नुकसान हो गए वो भी एक तरफ है, जो हो गए अब तो उसको वापस नहीं आ सकते। बट गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इसको अप्लाई किया, ये तरीका बिल्कुल गलत था, एक तरफा किया। गवर्नमेंट ने कायदे से तो गवर्नमेंट को मंडे को ही अपनी फोर्स वगैरह डिप्लॉय करनी चाहिए, और उनकी फोर्स उस टाइम पे थी नहीं, लोकल पुलिस थी जो उसको मैनेज नहीं कर पाई। इन सब कमियों को छिपाने के लिए गवर्नमेंट ने रातों रात डिसीजन लेके उनको शांत करने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एक तरीके से इंडस्ट्री के ऊपर अतिरिक्त भार थोप दिया। उसके बाद भी जो मेन समस्या है, पैसा तो एक आर्थिक है, आर्थिक इशू है ये, जो आपस में वर्कर और एम्प्लॉयर का जो विश्वास टूट रहा है, जो वो अभी ये गवर्नमेंट ने मिनिमम स्केल बढ़ाया सिर्फ 3,000, बट इसमें बहुत से हमारे वर्कर ऐसे भी रहते हैं 50%, 60% जो मिनिमम से ऊपर होते हैं। अब उनकी भी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही बन गई है कि हमें तो 3,000 5,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, तो गवर्नमेंट हमारे साथ है। बहुत सी कॉल्स अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो कंट्रोल नंबर दिए उस पे फेक कॉल्स भी जाएंगे, उनको भी इन सब का सामना भी करना पड़ेगा। और भी नुकसान हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वो तो और भी ज्यादा गंभीर समस्या होगी। ये समस्या तो भी धीरे धीरे आगे अगले महीने तक ही सामने आएगी। अभी भी उनको कॉल जा रही है। देखिए, सैलरी जो है वो एफिशिएंसी से लिंक है। अगर हमारी जो एनुअल सैलरी बढ़ाते हैं वो उनकी वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, जितने पुराने होते जा रहे हैं उतनी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे मैनेज होता है। अब जो होगी वो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हुई है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई और आपकी सैलरी 21% बढ़ गई, तो वो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव लेके जा रही है। और दूसरी बात जो ओवर टाइम की बात है कि डबल ओवर टाइम में
जो गवर्नमेंट देती है उसको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप ओवर टाइम में उसका इम्पैक्ट ये आने वाला है कि लोग ओवर टाइम लगाएंगे नहीं। अब आप डबल ओवर टाइम में एफिशिएंसी कम करके कौन उसको क्लियर करेगा? आपकी एफिशिएंसी ओवर टाइम में वैसे ही कम हो जाती है, तो लास्ट के जो घंटे होते हैं आपके, तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? उसको बंद कर देंगे ओवर टाइम को, उसके बाद कोई रास्ता ही बचता नहीं है उनके पास। 22-23 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे, 10.3% स्टेट जीडीपी का गौतम बुद्ध नगर से जाता है। आपने 3 स्लैब बना दिए हैं। गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर का एक रेट है, अथॉरिटी का एक है, बाकी जिला का एक है। अगर मैं यहाँ से अलीगढ़ चले जाऊँ 2 घंटे का रास्ता, या मैं देहरादून 2.5 घंटे चले जाऊँ, तो मेरे को वहाँ जमीन भी सस्ती मिलेगी, मेरे को लेबर भी सस्ती मिलेगी। तो अब नोएडा का इनकम खत्म, स्टेट गवर्नमेंट यही चाहती है। आप खुद सोचिए। सर इसके अलावा योगी जी आज पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, सिंगापुर होके आए, जापान होके आए, मैं भी साक्षी रहा जापान में जब वो थे, तो वो जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट लेके आने की बात कर रहे हैं, इस तरीके के माहौल में कैसे उम्मीद करी जा सकती है कि इंडस्ट्री में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी? आना तो छोड़ो, उल्टा इन्वेस्टमेंट जाने की नौबत आ जाएगी कि जहाँ पे ये माहौल रहेगा कि व्यापारी अपनी फैक्ट्री में बहुत आराम से अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने श्रमिकों के लिए वहाँ पे बिजनेस लेके आ रहा है हाथ पैर जोड़ के, और उसके ऊपर पत्थरबाजी होगी या लाठियां बरसाई जाएंगी या उसके फैक्ट्री के ऊपर में पत्थर बरसाए जाएंगे, तो वो किस माहौल में इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा या किस माहौल में काम करेगा? बताइए जो अभी आप आज इस समय हम लोगों ने कैंप लगाया जहाँ एलपीजी सिलेंडर बांटे जा रहे हैं एम्प्लॉइज को। ये हमारा 5वां कैंप है। कल 6ठा कैंप प्लान है इकोटेक 3 में। मंडे को 7वां कैंप प्लान है हमारा इकोटेक 12 में। ट्यूसडे को प्लान है सेक्टर 10 नोएडा में। आपको लग रहा है कि हम एम्प्लॉय का नहीं सोचते? बेसिकली हुआ क्या है कि गवर्नमेंट का जो कालाबाजारी का धंधा बात चल रहा था ना लोगों का, उसको रोक नहीं पाई, तो सीधा इफेक्ट आया लेबर के ऊपर। अब ये जो छोटा सिलेंडर है वो मैक्सिमम तो कालाबाजारी गवर्नमेंट एक नंबर पे कर रही है, जो जितने भी ये फ्लोटिंग लेबर है वो यूज करती है। अब उनकी जब कॉस्ट बढ़ी डेली लाइफ की, तो नेचुरली उनका अंदर से रोज पे निकलेंगे, तो उसको तो कंट्रोल किया नहीं गवर्नमेंट ने। जहाँ इनिशियल पॉइंट पे होना था, तो सीधे सीधे लाके जब वहाँ शुरू बचा तो हमारे ऊपर डाल दिया। हमें उनके लिए कोलेटरल डैमेज करे कोई, उन्होंने तो अपना एक्शन लिया, हम मर गए। सर इन शॉर्ट सरकार ने, आप एक चीज बताइए, जो एनएमसी की अभी बात कर रहे थे, योगी जी वहाँ गए थे जापान, तो ये तो जहाँ वहाँ भी बात कर रहे हैं ना, उनके लिए तो उनके दायरे भी अलग है, तो उसमें क्या डिफरेंट मानते हैं भाई, उनको क्या फर्क पड़ेगा? ये तो होगा जैपनीज जो लोग हैं ज्यादा जो एनएमसी होंगे, एमएनसी को क्या फर्क पड़ेगा? कल शाम को सर इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, चाहे एमएनसी हो, चाहे छोटी इंडस्ट्री हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, सर वातावरण और माहौल देख के ही इंडस्ट्री आती है। अगर इस तरीके का मैसेज वहाँ पे जाएगा कि वहाँ पे उपद्रव हो रहा है और आए दिन जो है फैक्ट्रियों के ऊपर में पत्थरबाजी हो रही है और लेबर इस तरीके के हालात पैदा कर दे रही है कि इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के उनकी भाग रहा है, वो किस मुंह से यहाँ पे प्लांट बनाएगा? कल शाम का उदाहरण दे रहा हूँ, अरुण जी का फोन आया मेरे पास, बोले हमारा बायर जापान में है, उसने कहीं नहीं पड़ा है, वो कह रहा है कमिटमेंट्स है, मटेरियल आएगा, मैं उसको क्या बोलूँ? कल शाम की बात है। सर इन शॉर्ट व्यापारी को बलि का बकरा बनाया गया है। जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सरकार नहीं मैनेज कर पाई और उसमें बलि का बकरा व्यापारियों को बना दिया गया। खाली सैलरी बढ़ाने के लिए कुछ सब्सिडी स्कीम लेके आए, कोई राहत पैकेज लेकर आए, कम से कम 1 साल का है, जिससे 1 साल के अंदर कुछ स्टेबल हो पाए यहाँ पर, या फिर पीएफ की फॉर्म में, जैसे गुप्ता जी ने कहा कि पीएफ की फॉर्म में अपना कंट्रीब्यूशन देके उसको एक्सेस करें, जिस इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान के साथ उसको भरपाई करने के लिए पैरेलल व्यवस्था करे, जिससे कि एमएसएमई जो एटलीस्ट माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री जो है पीएफ से करे, मतलब जो बर्डन उसके ऊपर इंडस्ट्री के ऊपर पड़ रहा है 21% का, उसको एडजस्ट करे, कहीं ना कहीं एडजस्ट करे, उसको कम से कम 1 साल का टाइम दे, जिससे वो स्टेबल हो पाए। वरना इंडस्ट्री को यहाँ से बाहर बंद होने में या बाहर जाने में टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि कोई भी बड़े कस्टमर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सप्लाई चेन का यहाँ पर विश्वास नहीं करेंगे, बाहर से माल लेना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास काम रहेगा नहीं यहाँ पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इंडस्ट्री के गाँव पे